हिंदुस्तान के एक सूबे महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा क्रशिंग यूनिट्स हैं, छोटे और बड़े क्रशिंग यूनिट्स हैं। बहुत ज्यादा गुड़ बनाया जाता है, बड़ा ऑटोमेटेड तरीके से गुड़ बनाया जाता है। ऐसा क्यों है कि हमारे पास गुड़ नहीं बनता? आज भी गुड़ 150 रुपए में। मसला क्या है? आबादकार भी परेशान है, जो चीनी खरीदने वाला यूजर है यानी कि जो एक आम आदमी है वो भी परेशान है। आखिर मामला है कहाँ पर खराबी ऐसी आती है कि जिसकी वजह से चीनी लोगों की पहुंच से दूर होती है, न सिर्फ दूर होती है बल्कि महंगे दामों खरीदने भी पड़ती है। काश्तकार भी खुश रहे, मिल ओनर को भी फायदा हो जाए, उसने मिल पैसे कमाने के लिए लगाई है, और एक आम आदमी को जो चीनी की कीमत है वो उतनी मिल सके कि जो उसकी रैशनल कीमत बनती है मार्केट के हिसाब से। इस सारे मैकेनिज्म को ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? इसका जी सबसे पहले जिसको वो कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि आप डीरेगुलेट कर दें, लेकिन डीरेगुलेशन की वो ये बात करते हैं कि आप खुला छोड़ दें कि जितने में हम चाहें गन्ना खरीदें, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म निकाल दें। तो फिर क्या होगा? कार्टेलाइजेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो फिर गन्ने वालों की सुनेगा कौन अगर डीरेगुलेशन। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में है, थाईलैंड में है, हिंदुस्तान के एक सूबे महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा क्रशिंग यूनिट्स हैं, छोटे और बड़े क्रशिंग यूनिट्स हैं। बहुत ज्यादा गुड़ बनाया जाता है, बड़ा ऑटोमेटेड तरीके से गुड़ बनाया जाता है। ऐसा क्यों है कि हमारे पास अलावा केपीके के हमारे पास गुड़ नहीं बनता? आज भी गुड़ 150 रुपए में। कोई 2 साल पहले के मुझे फिगर्स याद हैं, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर था गुड़ का। क्यों नहीं हम यहाँ पे गुड़ बना रहे जो कि सेहत के लिए भी बेहतर है? क्यों हमारे पास छोटी और मुतवस्सित तबके की शुगर मिलें नहीं है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो सिस्टम बनाया गया है, एक तो शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट में कुछ चीजें और फिर एक इनडायरेक्ट कंट्रोल्स रखे गए हैं, जिसकी वजह से छोटी शुगर मिल्स और छोटे गुड़ के कारखानों को लाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो कहते हैं कार्टेल बन जाता है, एक माफिया बन जाता है कि दूसरों को आपका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इस तरह का बन गया, उसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली आप काश्तकार को कहेंगे ना तो काश्तकार है भाई मेरे 500 में ले लो, वो करेगा क्या? वो तो 3-4 जब शाह साहब जब हुकूमतें जो है वो शुगर मिलों के जरिए बनती हो, शुगर इंडस्ट्री की वजह से हुकूमतें बनती हों, उनके पैसे की वजह से हुकूमतें बनती हैं, तो आपको लगता है कि ये कार्टेल टूटेगा कभी? कभी जो है वो इस तरफ हम जाएंगे कि कोई चीज जो है वो मेरिट के ऊपर होगी? देखिए, आज भी जो इश्तिहार आ रहे हैं, जो खत लिखा गया है पासमा की तरफ से, मैं उसमें से एज ए लेमैन सवाल पूछता हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई केन कमीशन ऑफ पंजाब ने हमारे ऊपर जुल्म करके 3 लाख टन चीनी कम पैदा करवाई। फिर वो ये भी कह रहे हैं, साथों साथ कह रहे हैं, उसी खत में कह रहे हैं कि हमारी सक्रोस रिकवरी इस साल ही कम रही है पिछले साल से। तो भाई आप ये बताएं कि ये केन कमिश्नर को आप कॉर्नर करने के लिए कर रहे हैं या आप ये वैसे ही आपके पास सक्रोस रिकवरी कम आ रही है? फिर देखिए, सिंध में तो लॉ तब्दील नहीं हुआ ना, शुगर मिले तो सिंध में 26-27 अक्टूबर को चल गई। नोटिफिकेशन सरकार का तो 20 नवंबर के भी बाद आया है। किसने कहा शुगर मिलों को चलाएं? अगर पंजाब की शुगर मिलें नहीं चलती, आज भी पंजाब की शुगर मिलें चलने के बाद भी गन्ना पंजाब से सिंध आ रहा है। अगर वो पंजाब वाले नहीं चलाते तो यहाँ पे जाहिर सी बात है गन्ना आता। ये बताएं कि कौन इसका जिम्मेदार है? तो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, कौन कहां पर इसको ठीक करेगा? देखिए, इसमें कुछ मामला सूबाई सरकार के भी हैं, कुछ मामला वफाकी सरकार के भी हैं। ज़राअत 100% इस वक्त 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास है। जो कॉमर्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस वक्त वफाक के पास है। काफ़ी पॉलिसियाँ उनके पास है, काफ़ी इनके पास। आपको बहुत लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आएगा। प्रोविंसेस एक दूसरे को आज इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूमर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये भी नहीं देख रहे, वो तैयार है कि भले कंज्यूमर आ जाए, भले बाहर आके वो महंगी चीज़ें खरीदें, उनको कोई पूछने वाला ना हो। शाह साहब, काश्तकार अपनी जगह रोता हुआ नजर आता है। जो मिल ओनर है उससे पूछें तो वो कहता है बचत नहीं है, अब इस कारोबार को छोड़ देना चाहिए। जब आप एक आम आदमी से पूछें तो वो कहता है कि चीनी के रेट ऐसे बढ़ रहे हैं कि जैसे आंख खोले तो कुछ और रेट होता है। ये सारे के सारे लोग ही अगर ना खुश हैं तो इस ट्रेड में प्रॉब्लम किधर है? सबसे पहली बात कि मेरे ख्याल में कि ये कंज्यूमर का हक है कहना कि जो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज़्यादा अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है तो ये बात अपनी जगह पे एक तफ्तीश की है। अब आजकल जो ये कहा जा रहा है, 100% बात ये कही जा रही है कि गन्ने की कीमत की वजह से ये हुआ है, तो आपके नाजरीन के लिए एक मोटी सी बात कर लेते हैं। 2 साल पहले गन्ने की कीमत थी 182 रुपये, जो बड़ी खुशी से उन्होंने दी, हमें नाकाबिल कबूल थी लेकिन वो उन्होंने दी। और चीनी की कीमत थी 55-60 रुपये, ठीक है। तो 1 मन गन्ना जब आप क्रश करते हैं उसमें 4 किलो चीनी निकलती है। ये इनका मौकफ है। हम कहते हैं ज़्यादा निकलती है, वो कहते हैं 4 किलो चीनी निकलती है, 10% रिकवरी। काफ़ी शुगर मिले जिनकी 11.5 भी है, लेकिन हम कह रहे हैं 10%। इसका मतलब 4 किलो चीनी बनती है। अगर 50 रुपये मन गन्ना बढ़े तो उसका जाके इम्पैक्ट पड़ता है 11 से 12 रुपये
पर किलो की चीनी के ऊपर। ठीक है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 182 में 55 रुपए की चीनी बिक रही थी तो आज आप उसमें हिसाब कर लें तो कितने पैसे बढ़ाएंगे, 24 रुपए। अगर आप ये कहें कि 100 रुपया गन्ना बढ़ा है, अगर 100 रुपया गन्ना बढ़े, 182 का नहीं 282 का आप लगा लें, तो भी चीनी की कीमत तो बढ़नी चाहिए 22-23 रुपए। बाकी चीजें हम नहीं करते हैं, ये मैं इनका जो मौकूफ है उनके हिसाब से कह रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा चीनी के अलावा उसमें से मोलासेस निकलता है जिसको शीरा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, जिसमें से एथेनॉल बनती है। फिर बगास होता है जिससे बिजली बनती है, जो कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बनती है और वो नेशनल ग्रिड को दे भी रहे हैं, जिसके लिए टैरिफ भी मिलता है। ये कार्डबोर्ड और चिपबोर्ड की वो चीजें और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उनको भी हटा दें। अगर ये कहें कि 100% कॉस्ट है तो भी ये थोड़ी बात समझ से बाहर है कि जब आप कोरिलेट करते हैं चीनी और उसको गन्ने को। अगर आप, क्योंकि वक्त नहीं है, वरना मैं पिछले सालों के आपको मिसाल दे दूं, अब जो पुरानी नहीं 18-19 से लेके अगर आप कैरी ऑन करेंगे तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, 2 और 2 4 बनेंगे नहीं।